हाँ जी। कैसे हैं सारे? तो भाई लोग, आप सबके साथ क्या ऐसा होता था स्कूल टाइम में कि आपको कहा जाता था कि जितनी शीट्स भरोगे ना उतने ही आपको नंबर मिलेंगे, खास करके इंग्लिश की क्लास में। अब ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब हमने अपने स्कूल टाइम में भी किया है। मुझको तो ये कहा जाता था कि जितनी ज्यादा शीट्स भरोगे उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। यही सेम फॉर्मूला आगे जाके हम अपने कॉलेज टाइम में भी अपनाते रहे, बीटेक में। और खैर, ज्यादा शीट भरने से पास हो जाते थे, ठीक ठाक नंबर भी आ जाते थे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी शीट भरने की, क्या ये स्ट्रैटेजी हमको काम आएगी यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं? जैसे हम बात करें स्टेट सिविल सर्विसेज की, यूपीपीसीएस की बात करें। देखिए, एसे राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो हरियाणा एचसीएस हो, चाहे वो पंजाब पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, हर लेवल पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसे का एलिमेंट तो हमको देखने को मिलता ही है। सवाल यह है कि एसे में जो आपने कंटेंट लिखना है, क्या आप कुछ भी लिखते रहेंगे? क्या आप कुछ भी गप्पे मारते रहेंगे ताकि आपको कुछ नंबर मिल जाए? अब एवरेज नंबर तो हर किसी को मिल जाते हैं। एवरेज नंबर नहीं लेने ना, रैंक लेना है। चाहे वो स्टेट पीसीएस में हो, चाहे वो यूपीएससी में हो। यदि आपने आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एसडीएम बनना है, तहसीलदार बनना है, डीवाईएसपी बनना है और अन्य प्रकार के सरकारी कर्मचारी अगर आपने बनना है, तो आप ये चाहेंगे कि कंपटीशन में आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा रहे। तो सवाल ये आता है कि एक अच्छा निबंध कैसा लिखा जाए, एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाए? क्या वो स्कूल की हम स्ट्रैटेजी फॉलो करें जो हमको टीचर्स बताते थे कि रट्टा मार लो, ये आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ये रट्टा मार लो, यही आपको आने वाला है और शीट भर दो, आपके नंबर ज्यादा हो जाएंगे? क्या वही रणनीति ठीक रहेगी? नहीं, रणनीति वो ठीक नहीं रहेगी। एवरेज मार्क्स हर किसी के आएंगे, लेकिन हमने एवरेज से आगे बढ़ना है क्योंकि हमने रैंक लेके आना है। और इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपके साथ मैं शेयर कर सकूं कि पहली बार हुआ है स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे कि हम ऐसे राइटिंग का कोर्स लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले आपको सिलेबस के बारे में बता दूं, थोड़ा निबंध का सिलेबस क्या है यूपीपीसीएस में। ऐसे का पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। एक ऐसे आपको सेक्शन ए से चुनना है, एक ऐसे आपको सेक्शन बी से चुनना है और एक निबंध आपको सेक्शन सी से चुनना है। ठीक, सेक्शन ए में आपको 3 तरह की थीम्स दी गई हैं। मैं ये सिलेबस आपके सामने पढ़ रहा हूं जो कि यूपीपीसीएस का सिलेबस है, उनकी वेबसाइट पे दिया गया है। सेक्शन ए में 3 तरह की थीम्स दी गई हैं। एक थीम है लिटरेचर एंड कल्चर, एक थीम है सोशल स्फेयर और एक थीम है पॉलिटिकल स्फेयर। अब इन 3 थीम्स में से एक टॉपिक आपने चुनना है। दूसरा, सेक्शन बी में एक थीम है साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी। सेकेंड थीम अगेन यहां पे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक स्फेयर रिलेटेड इशू आ जाते हैं। और तीसरी जो थीम है वो ऋषि क्षेत्र से, इंडस्ट्री से, ट्रेड से, व्यापार से रिलेटेड है। अगेन इन 3 थीम्स में से आपने एक टॉपिक चुनना है। सेक्शन सी में फिर 3 तरह की थीम्स आ जाती हैं। एक तो राष्ट्रीय और विदेश इवेंट्स की हम बात करें, देश विदेश में क्या चल रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की बात हो, या नेचुरल कैलेमिटीज हो, डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक है, सुनामी है, ड्रॉट है, फ्लड्स हैं। या थर्ड, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, यहां पे जो योजनाएं होती हैं सरकारों की, केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की, वो आ जाती हैं। अगेन इन 3 थीम्स में से आपने एक टॉपिक चुनना है। अब अगर आप एक जरा गौर से नजर मारेंगे इन सब थीम्स को, कोई आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं है। मोस्टली ज्यादातर बच्चे जो यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीपीसीएस का पेपर देते हैं, वो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं। अब अखबार पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ना, 4 किताबें पॉलिटी की पढ़ना, हिस्ट्री की पढ़ना, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज बनना, ये सब पढ़ना, ये आपको यूपीएससी में भी काम आता है, ये आपको स्टेट सिविल सर्विसेज में भी काम आता है ना। सवाल यह है कि क्या हमारे पास कंटेंट की कमी है? नहीं, कंटेंट की कमी तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। आप जीएस पढ़ते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, योजना मैगजीन आती है, कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, कंटेंट की कमी नहीं है। सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर बात पूछी जा रही है, ऋषि क्षेत्र के ऊपर बात पूछी जा रही है, वातावरण के बारे बात पूछी जा रही है, बदलते वातावरण के बारे बात पूछी जा रही है, बाढ़ के बारे पूछा जा रहा है, रेनफॉल पैटर्न के बारे पूछा जा रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है, ये सब हमको पता है। लेकिन
पता होने के बावजूद बच्चों के पास चैलेंज क्या आता है कि वो कंटेंट अच्छी तरह से स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं, कंटेंट अच्छी तरह से प्लेस नहीं कर पाते हैं। रेलेवेंट कंटेंट प्लेस करना वो भी एक कला होती है। आप वो लिख के आएंगे जो कि आपको पता है लेकिन पूछा कुछ और जा रहा है, तो यह बात तालमेल नहीं खाने वाली है, फिर आपके एवरेज नंबर ही आएंगे। फिर एग्जामिनर तरस खा के आपको नंबर देगा कि चलो इस बच्चे ने वो लिखा है जो कि इसको आता है, जो पूछा गया है उसके ओरिएंटेड तो इस बच्चे ने कुछ नहीं लिखा है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम फंडामेंटल समझें, हम नींव समझें, बेसिक चीज समझे कि ऐसे को लिखना कैसे है, ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और ऐसे में उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो ऐसे हम लिख रहे हैं उसमें मल्टीपल डायमेंशंस कैसे डाल रहे हैं। एक बात बताऊं, यदि आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, यदि आप यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हैं, यदि आप एमपीपीसीएस का पेपर दे रहे हैं, यदि आप किसी भी राज्य का पीसीएस पेपर दे रहे हैं, हर एक पेपर में एग्जामिनर आपको प्रेस करेगा यदि आप अपने आंसर्स में और अपने एसे में ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस कवर कर सके। अब सवाल यह भी आता है कि सर ज्यादा डायमेंशंस करने का मन तो बहुत होता है, लेकिन परंतु किंतु बीच में आ जाता है कि समय बहुत सीमित है, लिमिटेड है। तो वो भी एक कला है कि कैसे सीमित समय में, कैसे लिमिटेड टाइम में हमने अपना एसे लिखना है। अब अगर मैं यूपी पीसीएस का एसे का पेपर ये पिछला 2022 का मैं उठा के देखूं तो ये 150 मार्क्स का है, जहां पे 3 सेक्शन है, यानी कि एक सेक्शन 50 मार्क का बनता है। सेक्शन ए में से अगर एक टॉपिक उठाएंगे वो 50 मार्क का ऐसे होगा, सेक्शन बी में से 50 मार्क, सेक्शन सी में से भी 50 मार्क, ठीक, यानी कि 50 50 50 बना 150 नंबर, 150 मार्क्स। अब यहां पे हम सेक्शन ए पे नजर मारते हैं, क्या क्या ये 2022 का ऐसे का पेपर है, इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अब यहां पे 2022 के पेपर में अगर हम देखें, सेक्शन ए में 3 तरह के आपको यहां पे टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला टॉपिक है न्यू स्टैंडर्ड फॉर द एक्सीलेंट लिटरेचर, दूसरा टॉपिक है वुमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनालिटी, तीसरा टॉपिक है रोल ऑफ एजुकेशन इन द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपने इन तीनों में से एक टॉपिक चुनना है सेक्शन ए में। अब अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे, रोल ऑफ एजुकेशन इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक आ गया, रेलेवेंटली इजी है। अब देखिए आप क्या करना चाहते हैं, आप वो टॉपिक चुनेंगे जहां पे आपका स्ट्रेंथ लाई करता है, आप उस टॉपिक को चुने जहां पे आपका स्ट्रेंथ नहीं है। मान लीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है न्यू स्टैंडर्ड फॉर द एक्सीलेंट लिटरेचर, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, इस टॉपिक के ऊपर मैं ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि आपको 700 शब्द लिखने हैं निबंध में। यहां पे मेंशन्ड है कि आपने जो भी निबंध लिखना है मिनिमम 700 शब्दों में लिखना है। लेकिन यदि आपके पास नहीं शब्द आ रहे हैं कि आप क्या लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है आप उस टॉपिक को चूज करेंगे जो टॉपिक आपको इजी लगता है। अब सवाल यह है कि एजुकेशन का तो डेफिनेटली हम ये बात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है एज फार एज इरेडिकेशन ऑफ बेरोजगारी इज कंसर्न। लेकिन इसको लेके क्या आप दुनिया जहान का कुछ भी कंटेंट लिख देंगे, या आप रेलेवेंट कंटेंट लिखेंगे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ जो कि आपको एवरेज नहीं बट अच्छे मार्क्स दे सके। लेट्स से कि 50 में से एक एवरेज अगर मैं बात करूं, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि आपको एवरेज मार्क्स इस एसे में हर एक बच्चे को अगर 20 मार्क्स मिल रहे हैं, 20 मार्क्स मिल रहे हैं, 22 मार्क्स मिल रहे हैं, वहां पे अगर आप यहां पे अपना स्कोर, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, मैक्सिमाइज करके आप यहां पे 35 लेके आ सकें, तो कुछ ना कुछ आपने डिफरेंट तरीके से इस टॉपिक को अप्रोच किया होगा। ये टॉपिक तो हजारों बच्चे उठाएंगे, रोल ऑफ एजुकेशन इन द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पर आपने क्या डिफरेंट ऐसा किया इस एसे में जिसके कारण आपके नंबर ज्यादा आए। मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर एवरेज 20 है, हो सकता है कि हाईएस्ट ही 20 हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी रहेगी आपके एसे में जिसके कारण आपको बाकियों से ज्यादा नंबर मिले हैं। कंटेंट मोर और लेस लोगों के पास एक जैसा ही होता है, लेकिन शायद आपने कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे लिखा है, शायद आपने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे लिखा है, शायद आपने इस एसे में कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे लिखा है जहां पे आपको थोड़े ज्यादा नंबर मिल सकते हैं, ज्यादा लेवरेज मिल सकता है। देन सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी में यहां पे टॉपिक ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वेरी इजी टॉपिक। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा। अभी तक तो हम देखते हैं कि यूपी पीसीएस में फिलोसॉफिकल टॉपिक्स नहीं पूछे जा रहे हैं ज्यादा। इंक्रीजिंग रीजनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी,
तो चलो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, बहुत इजी टॉपिक लगेगा, सुनने में इजी लगेगा, लेकिन जब लिखने बैठेंगे तो अच्छा क्या लिखे, 700 शब्दों में लिखना है। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ देखिए, अब 3 घंटे का समय है, आपने ऐसे 3 घंटे में लिखने हैं, यानी कि आपने 3 ऐसे 3 घंटे में लिखने हैं। 50 नंबर का एक ऐसे है, यानी कि आपको 1 घंटा एक ऐसे को देना पड़ेगा। अब ऐसे शुरू करने से पहले आप थोड़ा कुछ रफ वर्क भी करेंगे ना, 5-10 मिनट 15 मिनट लगा के कुछ रफ वर्क भी करेंगे ना। आप उस 10-15 मिनट में क्या करेंगे, अपने ऐसे का स्ट्रक्चर बनाएंगे, अप्रोच बनाएंगे, कुछ कीवर्ड्स वहां पे सोचेंगे। बिकॉज अगर एक बार आपने रफ ढांचा तैयार किया हुआ है तो आप उसको पक्का भी कर पाएंगे। लेकिन आप ऐसे ही बस लिखना शुरू कर देंगे, जो मन में आ रहा लिख रहे हैं, उससे आपके मार्क्स एवरेज हो सकते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम बहुत सारे डायमेंशंस, एटलीस्ट 700 शब्दों में हम जितने डायमेंशंस हो सके उस टॉपिक से प्रति हम लेके आए। अब देखिए, पहला टॉपिक कहता है ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यह बात बिल्कुल सही है, पर क्या वातावरण से प्रदूषण केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हुआ है? चलो, हम कहते हैं कि विकसित देशों का बहुत कसूर रहा है कि बहुत वातावरण में प्रदूषण हो रहा है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका इतना कसूर नहीं है। फाइन, अग्रीड। लेकिन क्या केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही वातावरण का प्रदूषण हुआ है? फैशन इंडस्ट्री है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट करती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन में। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन में। अब ये डायमेंशन जो है, ये डायमेंशंस आपने लिखने हैं। आपको इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे लिखना है, इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस के बारे लिखना है। बार बार हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं कि कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बहुत महंगा पड़ने वाला है हमारी इकोनॉमी के लिए। अब कुछ ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई रोजी लैंग्वेज या कोई हाई फाई वोकैबुलरी लिखने को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वही बात को एक डिफरेंट तरीके से लिखना। क्योंकि अगेन, मारामारी किस चीज की है? मारामारी वही 10-15 नंबर एक्स्ट्रा लेने की है, और वो 10-15 नंबर एक्स्ट्रा लाने से आपका रैंक बढ़ सकता है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस आ जाते हैं। अगेन, एक फेमस मेरा हमेशा से एक तरीका रहा है ऐसे को अप्रोच करने का, पेस्टल फॉर्मेट में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्निकल, एनवायरमेंटल, लीगल, क्या क्या डायमेंशंस आते हैं। तो किसी भी टॉपिक में अगर हम उसको मल्टी डायमेंशनल बना सके, कि एग्रीकल्चर की तो ठीक है सर, कि एग्रीकल्चर में अभी भी बहुत सारे लोग, हम अगर अपने देखें 1947 से लेके आज तक प्राइमरीली हमारी आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है, वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर बहुत कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में, प्राइमरी एक्टिविटी मानी जाती है एग्रीकल्चर। हम कोशिश कर रहे हैं नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करने की, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर है हमारे जवानों के लिए, हमारे लोगों के लिए, नौजवानों के लिए। ठीक है, अब पैंडेमिक आया था, महामारी आई थी, तो महामारी में जब सब लॉकडाउन में था तो कृषि क्षेत्र तो था जिसने सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाई थी। इनफैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर आउट परफॉर्म्ड एवरी अदर सेक्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पैंडेमिक। लेकिन साथ के साथ कुछ नेगेटिव बातें भी आती हैं, तो केवल हमको बैलेंस तरीके से जब ऐसे लिखना है तो हमको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मल्टी डायमेंशनल वे में ये चीजों को मद्देनजर रखते जरूर लिखना है। देन सेक्शन सी की बात आती है। सेक्शन सी में देखें, सेक्शन सी में क्या है? जन धन स्कीम इज द कैरेक्टर ऑफ पुअर्स, ये एक टॉपिक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है। देन फॉर वाटर प्रिजर्वेशन, रिवर कोऑर्डिनेशन इज द डिमांड ऑफ टुडे, वाटर प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, थीम वाटर प्रिजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन है। थर्ड टॉपिक कहता है टेलीविजन इज लीडिंग बैड कल्चर। बड़ा वेग सा टॉपिक लगेगा, ये तो हम बचपन से पेरेंट्स कहते आ रहे हैं कि टीवी कम देखो, आंखों में बड़ा चश्मा लग जाएगा, टीवी देखना अच्छी बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट सर, अब टीवी तो हमको ज्ञान भी बहुत देता है। टीवी में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसके चलते हमको ज्ञान मिलता है ना। टीवी में सारी बुरी बातें तो नहीं आती हैं। सोशल मीडिया का बहुत फायदा भी है जहां पे नुकसान भी है। तो केवल आप यहां से एक और बात हम समझते हैं, जहां पे हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक मल्टी डायमेंशनल वे की बात कर रहे हैं, वहां पे हमको यह भी समझ आ रहा है कि हमको अपने ऐसे में बैलेंस बनाना है। जरूरी नहीं है कि हमको इस टॉपिक के साथ अग्री करना है कि हाँ टीवी से सब कुछ बुरा हो रहा है, टीवी देखने से सब नुकसान हो रहा है। नहीं, उसके फायदे भी यहां पे लिखने हैं। तो ये ऐसी जो स्ट्रैटेजी है, क्या आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस बैलेंस के साथ आपने ऐसे लिखना है, किस संतुलन के साथ आपने ऐसे लिखना है सीमित समय में। ये सारी बातें हम करेंगे हमारे इस कॉम्प्रिहेंसिव यूपी पीसीएस के ऐसे कोर्स में। दोस्तों, इस कोर्स के कुछ फीचर्स हैं, मैं आपके सामने यहां पे वर्णन करना चाहता हूं। देखिए, पहली तो हम फंडामेंटल जो है ऐसे राइटिंग के वो समझेंगे, फंडामेंटल्स बेसिक ऐसे राइटिंग के वो समझेंगे। देन साथ के साथ आपको कंटेंट लेक्चर्स यहां पे मिलेंगे। आपको यहां पे 10 से 12 कंटेंट लेक्चर्स मिलेंगे, जहां पे जो लेक्चर्स हैं मैंने थीम में बांटे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है। उस थीम से रिलेटेड आपको खूब सारा कंटेंट मिलेगा, वीडियो फॉर्मेट में भी और पीडीएफ फॉर्मेट में भी।
वो जो कंटेंट होगा आपके लिए एज अ फॉडर काम करेगा ताकि आप एक अच्छा ऐसे लिख सकें। साथ के साथ आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट भी यहां पे देखने को मिलेंगे। 2 फुल लेंथ टेस्ट यानी कि एसे के 2 FLTs होंगे यहां पे, और साथ के साथ आपको मॉडल एसे और साइनॉप्सिस यानी कि अगर हम मॉडल आंसर की बात करें ऑफ द एसे कि कैसे आपको इस ऐसे को अप्रोच करना चाहिए था, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए थी, आपको ऐसे मॉडल आंसर भी मिलेंगे उस ऐसे के ऑफ दीज 2 फुल लेंथ टेस्ट। ये चारों फीचर्स किन बच्चों के लिए अवेलेबल होंगे? जो बच्चे कोर्स लेते हैं यूपीपीसीएस का विदाउट इवैल्यूएशन। तो विदाउट इवैल्यूएशन आपको ये कोर्स पड़ेगा 2999 का। लेकिन जो बच्चे कोर्स लेते हैं विद इवैल्यूएशन, तो विद इवैल्यूएशन का कोर्स जो है वो 3599 का है, 3599। इसमें आपको 2 एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। वो क्या है कि लाइव डाउट रेजोल्यूशन होगा। मेरे साथ आपको मौका मिलेगा लाइव जुड़ने का। आपके जो डाउट्स हैं मैं पर्सनली लाइव जूम के माध्यम से रिजॉल्व करूंगा। और साथ के साथ जो बच्चे विद एवैल्यूएशन का प्रोग्राम लेते हैं, साथ के साथ उनका लाइव टेस्ट डिस्कशन भी होगा। ये जो 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे उसका हम लाइव टेस्ट डिस्कशन करेंगे। आप सबके आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि कहां कहां पे आपकी कमी पेशी रही है, कहां कहां पे आपकी गलती रही। तो ये फीचर्स हैं इस कोर्स के दोस्तों। और अगर आप यूपीपीसीएस क्रैक करने का सपना देख रहे हैं और देखिए ऐसे 150 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो जुड़ जाइए इस कोर्स के साथ। बहुत मजेदार कोर्स रहने वाला है। इस कोर्स के प्रति और जानकारी लेने के लिए इस वीडियो के बाद ही इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और इस कोर्स से संबंधित आपको और जानकारी मिलेगी। दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूं। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एजुकेशन का टॉपिक है, ये थीम है एजुकेशन की, ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। एजुकेशन की बात हो रही है तो खूब सारा यहाँ पे कंटेंट आपके साथ वीडियो फॉर्मेट में और आपको ऑब्वियसली पीडीएफ फॉर्मेट में भी देखने को मिलेगा। तो एजुकेशन थीम है, ठीक है। देन वुमेन एम्पावरमेंट, ये थीम है वुमेन एम्पावरमेंट। अब यहां पे मैंने क्या किया, हर एक ऐसे की शुरुआत में एक इंडेक्स बनाया है। इंडेक्स जैसे कोई किताब पढ़ते हैं, आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, उसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 उसका इंडेक्स बना होता है। आपको पता होता है इजीली कि हाँ कैसे आपने उस किताब को अप्रोच करना है, कौन सा चैप्टर आपने उठाना है। तो फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट, इसको 13 चैप्टर्स में, इस ऐसे को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है ताकि आपको आसानी रहे, है ना। देन अगेन फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के ऐसे को फॉर एग्जांपल हमने 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। वीडियो फॉर्मेट में है, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। बट ये पर्पस क्या है आपको बताने का? पर्पस ये है कि कंटेंट लेक्चर से आपको खूब सारा फॉर्डर मिलेगा फॉर राइटिंग अ वेरी गुड ऐसे। देखिए ऐसे तो आपने लिखना है, हमारा काम है आपको समझाना कि अच्छा ऐसे कैसे लिखना है। एग्जाम में तो बैठ के आप अच्छा ऐसे खुद ही लिखेंगे, लेकिन कंटेंट के मामले में आपको कमी ना आए, वो हमारी गारंटी है। तो वो कंटेंट जो है आपको हमारे इन कंटेंट लेक्चर्स में देखने को मिलेगा। चलिए सो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब यूपीपीसीएस का एसए का कोर्स, खास करके वो बच्चे जो कि यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं, और अगर आप अच्छा रैंक लेना चाहते हैं तो इस कोर्स में जरूर जुड़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।